वेलकम टू ऑल चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ने के लिए आपको पहले आज जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको करने हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मोस्टली जितने टॉपिक्स कराए गए हैं और ये टॉपिक ही उसमें से बना है। तो अगर आपको चीजें नहीं आती हैं कि जैसे कि आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छी से आती है, उसमें जितने फॉर्मूले आपको वो अच्छे से आते हैं, आप तभी इसको समझ पाएंगे वेंट ऑफ फैक्टर में भाई। और वेंट ऑफ फैक्टर में कुछ भी नई चीज नहीं है कि जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा है सिर्फ वही चीजें हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। तो आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर है, डिनोट होता है आई से, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर डिनोट होता है आई से, ठीक है। अब ये होता है क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, मैं आपको बताता हूँ। वेंट ऑफ फैक्टर होता है कि वेन, ये बताता हूँ, ये यूज होता है टू कैलकुलेट द एक्सटेंड ऑफ किसका, टू कैलकुलेट एक्सटेंड ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली कि ये चीज अप्लाई कब होती है, मतलब आप वेंट ऑफ फैक्टर आप कब लगा सकते हो, तो वो आप लगा सकते हो कि जब आपकी जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं वो क्या हो, वो नॉट इक्वल टू हो जो आपकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या, जो आपकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये चीज तभी अप्लाई होगी, ठीक है। और बेसिकली आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि आई क्या होता है, तो आई आपका होता है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज और डिक्रीज इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका आई के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर अगर इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है तो हाँ, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो हम लोग आई का बात करें, ठीक है। तो हम लोग आई के बारे में बात करें तो आई आपका होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, और फिर इसके अपॉन में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपका आई को फाइंड आउट करने में
यूज होता है। ठीक है, इसको तो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो आई को निकालने में यूज होएगा। आप इस फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसमें आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। तो वो अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप पहले उसको सीखिए, आप उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए। ठीक है, कि वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स में, हाँ, कि जो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बड़ी है किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि ये एक फैक्टर होता है डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। ठीक है, तो अभी अभी हमने आई का फॉर्मूला पढ़ा है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन या फिर अपॉन में, फिर अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो अब इसके कुछ हम लोग एग्जांपल कर देंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट होते हैं। डिसोशिएट कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे एग्जांपल लिया हम NaCl का। तो जो NaCl में जो रहा, NaCl को हमने जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास Na के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आ गए, हमारे पास आ गए Na+Cl-, है ना। तो इसका कितना आई बन गया। अब देखो, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, तो आफ्टर हमारे पास 2 बचे, तो 2/1। तो इसका कितना बन गया है, तो इसकी आई की वैल्यू बन गई 2। ठीक है, फिर वैसे अगर हम लोग MgCl2 का देखें, MgCl2 का, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास गया Mg2++2Cl-, है ना। तो अगर हमारे पास ये जब हमारे पास जब बचा है, तो हमारे पास फिर यहाँ पर हम लोग के पास कितने वो है आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास यहाँ पर है 3 और अपॉन में है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई, हम लोग स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना, ताकि हम लोग बाकी एग्जाम्पल भी लिख पाए हम लोग। ठीक है, तो इसका जो थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, थर्ड एग्जाम्पल है इसका Al2SO4 3। तो इसके हम लोग इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो क्या इसके इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे, इसके इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे 2Al3++3
SO4 2-, ठीक है। तो अगर हम इसके आई देखें तो आई इसके कितने बन जाएगा, आई की वैल्यू इसकी आ गई 5/1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई इसके पास 1, ठीक है। तो ऐसा हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, वो है KFeCN6, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल करवाएंगे तो इसका क्या बनेगा 4K प्लस आपका यही FeCN6, ठीक है। तो फिर आपकी आई की वैल्यू इधर कितनी बन गई है 4 + 1 5/1, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी 5, और यहाँ पर भी क्या वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो हाँ ये बात है कि आई की वैल्यू सेम हो सकती है, उससे कुछ चीज भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो अल्फा है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन 100% क्या 100% आपकी डिसोसिएशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिसोसिएशन, ठीक है। तो बस ये कोई एग्जांपल थे डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम लोग देखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर में कि वेंट ऑफ फैक्टर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे करते हैं। मतलब अभी हमें ये चीज हमें आनी चाहिए, है ना। तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल के साथ देखते हैं। NaCl का भी अभी हमने देखा है क्या होता है Na+ Cl-, ठीक है। तो अगर हम लोग इनिशियली देखें तो जो इनिशियली देखेंगे हम लोग, और हम लोग इक्विलिब्रियम में देखेंगे क्यों एक ही इक्विलिब्रियम में ये कितना डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग जो रिएक्टेंट है हमेशा 1 होता है और जो प्रोडक्ट है वो सब 0 होते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - अल्फा, कि मतलब जितना भी डिसोसिएट हो रहा है वो 1 से माइनस कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें हम लोग आई की वैल्यू निकालना चाहें तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल जाएगी, आई की वैल्यू कितनी आएगी, इनिशियली तो 1 था, तो इनिशियली 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 1 - अल्फा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + अल्फा, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका बन गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन देखें, दूसरा रिएक्शन आपका है MgCl2, ठीक है। तो MgCl2 का हम लोग जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है Mg2+ प्लस 2Cl-, है ना। तो अगर हम लोग इसको हम लोग इनिशियली देखेंगे, इनिशियली उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम में कितना है ना, इक्विलिब्रियम में कितना है। तो हम लोग MgCl देखें, MgCl में ये सबसे पहले इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा 1 रहता है और जो प्रोडक्ट है वो 0 होते हैं। फिर इक्विलिब्रियम में क्या, इक्विलिब्रियम 1 - अल्फा, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या रही, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम लोग आई क्यू निकालने की कोशिश करें तो इनिशियली 1 है, अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 2 अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। इस इक्वेशन की वेंट फैक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम लोग अगले इक्वेशन पे चलते हैं। तो अब तीसरा इक्वेशन देखेंगे। तीसरा इक्वेशन क्या, तीसरा इक्वेशन आता है MgCl, नहीं ये तो अभी कर लिया। हमारे पास आता है Al2SO4 तो इसको हम तो अगर हम इसके इलेक्ट्रोटाइज निकालना चाहेंगे तो ये क्या आएगा 2Al3 प्लस और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3SO4। ठीक है, 3SO4 2 माइनस। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इनिशियली देखें और यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में क्या था। ठीक है, अब जो इनिशियली तो जो रिएक्टेंट है वो 0 रहता है और प्रोडक्ट 0 रहते हैं। ठीक है, अब इनिशियल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, तो ये फिर इसकी आई की वैल्यू कितनी निकल गई, इसकी आई की वैल्यू निकल गई इनिशियली तो 1 है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा और प्लस 3 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे, यहाँ से ये एक कम हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, तो भाई फिर ये इस रिएक्शन की वेंटो वेक्टर की वैल्यू बन गई। फिर जो फोर्थ इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे वो है K4FeCN6। ठीक है, तो फिर जब ये आएगा तो फिर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4K प्लस आपका यही FeCN6 है ना, आपका FeCN6। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हम इनिशियली देखेंगे और एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फिर जो इनिशियली तो रिएक्टेंट की मतलब 1 रहती है और यहाँ पे 0 1 माइनस अल्फा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अल्फा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 अल्फा। ठीक है, तो हम लोग इसके अगर हम आई की वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी आई की वैल्यू कितनी निकल रही है 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, तो प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कट गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स हमने ये देखे हैं। तो हमने इस एग्जांपल में हमने एक पैटर्न हमने नोटिस करा है और वो पैटर्न हमने क्या नोटिस करा है कि ठीक है, तो हमने पैटर्न हमने क्या नोटिस करा है, तो पैटर्न हमने ये चीज हमने नोटिस करी है कि ठीक है, तो हमने पैटर्न हम लोगों ने क्या देखा है, पैटर्न हमने देखा है
कि अगर एक रिएक्टेंट है ए जिसके साथ एन है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर ले आए तो यहीं पर वही वाला एन जो है वो बड़ा होके वो ए के संग लग जाता है, ठीक है। क्या हमने ये सब चीजें देखी है? तो हम इसको हम लोग देखें तो इसको हम देखें इनिशियली, उसका क्या करें, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इनिशियली तो अगर देखेंगे तो इधर कितना, इधर आ रहा है 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एन अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका हम आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, तो हम लोग इस वाले 1 को अगर हम लोग इधर ले आए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें से हम लोग अल्फा अगर हम लोग बाहर ले लें, क्योंकि अल्फा दोनों में कॉमन है, तो आई माइनस अल्फा इज इक्वल टू हम लोग अल्फा लें, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा अपॉन में एन माइनस 1। क्या आपको यहाँ तक विजिबल है? नहीं, विजिबल नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा अपॉन में एन माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बाय चांस यहाँ पे अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे आप आई माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर आपको कभी अल्फा, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको एक क्वेश्चन में निकालनी है, क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो आप इस फॉर्मूला आप लोग यूज करके निकाल सकते हैं, और बाकी ये उसकी प्रॉपर डेरिवेशन है जो मैंने आपको बताई। तो अब देखें एसोसिएशन, एसोसिएशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 रहती है हमेशा, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको हम करेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो छोटी होती है किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल देखें कि 2CH3COOH को अगर हम लोग एसोसिएट करते हैं तो क्या होगा। देखो सबसे पहले इधर होगा कि CH3C डबल बॉन्ड O CO, फिर इनके बीच में क्या होगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर जो कि यहाँ पर O, ठीक है, जो कि यहाँ पर बनेगा OH और यहाँ पर भी O, और यहाँ पर C, और ये कनेक्ट हो जाएगा CH3 से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बीच में देखें तो इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी, और ये भी आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब एसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, इसका हम आई की वैल्यू निकालना चाहें तो आई इसका इनिशियली इसका 2 था और वहां जाके 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी CH2COH की, ठीक है।
फिर अगर हम लोग यहाँ पर करें कि 2C6H5COOH को अगर हम लोग एसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5CO, यहाँ पर फिर से हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HOCH के संग डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5। ठीक है। फिर अगर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर की बात करें तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो 1 है, और जो एसोसिएशन से पहले जो थे उसके मोल्स वो थे 2, तो इसकी भी जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो आएगी हाफ। इसमें भी अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ी वैसे हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पहला अगर एग्जांपल ले लें तो पहला जो हमने लिया था वो यही था कि 2CH3COOH अगर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारा CH3COOH/2 बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में डालेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम में क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे इसका आएगा 2 अल्फा और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा अल्फा/2। ठीक है। तो इसकी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा/। अब अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरे इक्वेशन में हम लोग एक ट्राइमर का एग्जांपल लेंगे। अब ट्राइमर एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर 3x है तो उसको हम लोग जब एसोसिएट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x3। ठीक है। तो उसको अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे उसकी आ रही है 3 अल्फा और यहाँ पे उसकी आ रही है अल्फा/3। ठीक है। तो इसका हम लोग आई की वैल्यू अगर इसमें वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा/3 अपॉन में 1। ठीक है। तो इसमें हमारी आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2 अल्फा/3। ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे तो इसमें भी हमको एक पैटर्न हमको दिख रहा है इस एसोसिएशन में भी। वो वाला पैटर्न हमको क्या दिख रहा है कि तो अब हम लोग देखेंगे कि यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अभी हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो हमने जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। तो पहले हमने पढ़ी थी ये वाली पी नॉट। सबसे पहले ना हम लोग जितनी हमारी वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग उसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है।
पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या था, एक्स किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, के बी इंटू एम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज पॉइंट में क्या होता है, के एफ इंटू एम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूले हैं जो हमने सीखे हैं, आपको उनको बस वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को आप वेंटो फैक्टर के थ्रू आप इसको यूज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा, तो हमें को बताना चाह रहा है टेम्परेचर गिवन है, तो मतलब क्या, हमारा टेम्परेचर तीनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्स ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें क्या निकालना है, मैक्स ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर हमने जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी इंटू आई। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें कि जो जो एम है वो तीनों में सेम है ना, तो यहाँ पे लिखें कि जो एम जो है वो तीनों में सेम है। ठीक है, फिर उसके अगर हम टेम्परेचर भी हमें दे रखा है कांस्टेंट, उसके बाद जो ये आर है, आर की वैल्यू भी सेम रहती है ना, आर की वैल्यू चेंज होती नहीं है। तो अगर हम लोग देखें इसमें, तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी, तो क्या हो गया, पाई जो आपका हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेंटो फैक्टर के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वेंटो फैक्टर देखें NaCl को, NaCl हमें पता है कि जो इसका जो वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू होती है 2। फिर इसका हमने देख रखा है, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। ठीक है, फिर इसकी भी आपको पता है, इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, है ना, मतलब ये सब हमने करा रखे हैं ये सब। ठीक है, तो इसने बोल लिया है कि इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेंटो फैक्टर। तो हमारा क्या सबसे ज्यादा किसकी होगी फिर, Al2SO4 की, Al2SO4 की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम होगी Na2SO4 की। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सबसे कम होगी NaCl की। ठीक है, तो ये आपका एक ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो तो अब यही सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़े यूनिट्स, मैं थोड़े ये सब चीजें चेंज कर दी हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आई की वैल्यू की बात करें, तो इसमें जो आई की वैल्यू है हमें पता है, इसमें आई की वैल्यू 2 होती है। यूरिया में जो है वो आई की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद ये आपका एसोसिएशन देता है। ठीक है, तो इसमें आपकी आई की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यूज करा है, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी इंटू आई। इसमें क्या है, एम सेम है, आर सेम है, टी सेम है, तो एम की वैल्यू इन सब की वैल्यू कट जाएगी, पाई हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेंटो फैक्टर। तो फिर इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा इसमें NaCl की है, फिर उसके बाद यूरिया की है, फिर उसके बाद सबसे कम C6H5COH की है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन इन H2O हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको दे रखा है 1.88 केल्विन। इफ Kb फॉर H2O इज 0 पॉइंट, हमें Kb भी दे रखा है। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I, है ना। तो अब हमें क्या दे रखा है, तो अभी हमें एलिवेशन दे रखा है ना, हमको एलिवेशन दे रखा है 1.88, KB की वैल्यू है 0.52, मोलर दे रखा है 2 इंटू I। तो I की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1.88 अपॉन में 0.52 इंटू 2। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8। तो आपकी जो I की वैल्यू आपकी जो बन गई वो बन गई है 1.8, ठीक है। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग NaCl का हम लोग रिएक्शन का देख लेते हैं जो हमने करा है। NaCl को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में डालेंगे तो हमारे पास आएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इनिशियली देखें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इनिशियली देखेंगे, एक इनिशियली देखेंगे और दूसरा देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो जो इनिशियली तो हमें पता है, इनिशियली क्या होता है 1 0 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो फिर इसकी जो आई की वैल्यू इसकी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू जो जैसे बनेगी, यहाँ पे आई की वैल्यू लूंगी 1, यहाँ से कट गया 1 प्लस अल्फा। तो आपके पास यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आई की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.8 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.8, पर आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग हमेशा परसेंटेज लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका बन जाएगा 80% जो है आपका वो डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा एक अपग्रेडेड क्वेश्चन था उसी का ही, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कि M10 सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये हमने बहुत बार देखा है, आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। इस 50% डिसोशिएट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। वो कह रहा है कि 50% उसका ऑलरेडी वो डिसोशिएट है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अल्फा ऑलरेडी गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 50 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ठीक ठीक है, अल्फा की 50% ऑलरेडी गिवन है, जो कि हो जाएगी 0.5, है ना, जो कि वैल्यू हो जाएगी, मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार फिर से वाली इक्वेशन लिख लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, K4FeCN6 को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में डालेंगे 4K प्लस प्लस क्या है FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम लोग इनिशियली करें, इसको भी दो तरीके से करें हम लोग, इनिशियली, ठीक है, और दूसरा इक्विलिब्रियम में, दोनों में देखेंगे हम लोग इस रिएक्शन को। तो इनिशियली तो आपको पता है, इनिशियली यहाँ पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस अल्फा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अल्फा और यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा। ठीक है, ये सब चीजें हमने पहले भी हमने करी हुई है ना। ठीक है, तो अगर हमें इसका वेरिएंट ऑफ वेक्टर निकालना है तो उसका वेरिएंट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1। अब क्या है, इससे ये कट गया है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 4 अल्फा पर, लेकिन इस बार क्या है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 4 अपॉन में 0.5। ठीक है, तो हमारे पास जो आई की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो हमारे पास आ गई 3। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक आपको इतना विजिबल है? हाँ है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अब अगर हम इसको आगे कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, तो हमारे पास अब कुछ नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल अब आसान क्वेश्चन बन चुका है। हमारे पास पाई है, हमारे पास मोलर गिवन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, आपको इससे पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी वाली आपको वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, कि जैसे कभी कभार यहाँ पर 8.21 भी हो सकती है ना, पर लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि इसमें जो हो रहा है वो मोलर में हो रहा है। ठीक है, जो ये यूनिट है वो केजी पर मोल में है। ठीक है, तो 0.821 आपका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन तो 300 केल्विन हो जाएगा, 300 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपकी जो पूरी इक्वेशन है ये आपकी बन के आ चुकी है। ठीक है, फिर आप इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो मैं आपको प्रॉपर आंसर बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.389 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। पर लेकिन ये आपको निकालना है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो मोस्टली आपका एटीएम में होता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे डालेंगे, इसको डालेंगे पाई इज इक्वल टू 7.3 एटीएम। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूट ए टेट्रामराइजेस इन H2O अब टू कितना 80% हमारा टेट्रामराइज कर रहा है H2O इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट हमारे ए का इन 100 ग्राम H2O प्रोड्यूस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा के पी नहीं होगा यहाँ पर, शायद से प्रोड्यूशन है ना, तो फिर यहाँ पर जो होगा यहाँ पे आपका के एफ होगा, है ना। के एफ H2 हमारा दे रखा है 1.86 kg पर मोल। ठीक, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, तो बहुत आसान कोई, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैसे हो रहा है, मतलब ये टेट्रामराइज कैसे हो रहा है। देखो टेट्रामराइज ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर 4A है, फिर ये इक्विलिब्रियम में आया है, फिर ये A4 बन गया है। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसको इनिशियली देखेंगे तो इनिशियली हमारे पास ये 1 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या अल्फा बाय 4, क्योंकि ये एसोसिएट हुआ है। ठीक है, जिसके आई की वैल्यू निकालने की कोशिश है, यहाँ पे क्या देगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4, जिसको हम लोग जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3 अल्फा बाय 4। ठीक है, तो यहाँ तक आप ठीक है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे पे 80%, मतलब 0.8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो फिर ये कितना आ रही है आपका आ जाएगा 1.130.8 अपॉन में 4। क्या आपको यहाँ तक आपको विजिबल है? हाँ, ठीक है, तो आपकी फिर जो आई की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आपकी यहाँ से करके बन जाएगी, आपको बन जाएगा 0.6, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मतलब ये पूरा बन जाएगा 0.6, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.6, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। ठीक है,
तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि बस हम गिवन है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 0.3, के एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना है गिवन वेट। गिवन वेट कितना यूनिट वेट है 2.5 अपॉन में एक्स जो हमको निकालना है और अपॉन में 100 ग्राम जो हमारा H2O है, 100 ग्राम को हम लोग पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो आई की वैल्यू आई, यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 0.4, ठीक है 0.4। तो इसको अच्छे है 0.3 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 2.5 इंटू 0.4 अपॉन में x इंटू 0.1, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू इससे चली जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.86 इंटू 2.5 इंटू 0.4 अपॉन में 0.4 अपॉन में 0.1 और इंटू 0.3 जो इस तरफ का आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आपको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 62 kg पर मोल, ठीक है ठीक है। और ठीक है, तो फिर ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसमें हमने जैसे कि पहले पढ़ा है कि जो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड होती है किसके, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, है ना। ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। प्रेजेंट इन द सोल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट चेंजेस इन द सोल्यूशन। अगर तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग चेंज करेंगे एक सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। हमने यही चीज हमने वेंटो फैक्टर में भी देखी है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो चेंजेस, ठीक है। फिर अब ये भी दो तरीके से होती हैं, बाय एसोसिएशन और बाय डिसोसिएशन। अगर बाय एसोसिएशन देखिए तो बाय एसोसिएशन क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिक्रीज। मतलब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने एसोसिएशन में हमने ये वाला हमने एग्जांपल देखा था कि 2CH3COH को अगर हम लोग कि अगर हम लोग इसको सोल्यूशन में हम लोग इसकी और ज्यादा करते हैं तो फिर ये हमारा, तो अभी हमने देखा था कि इसमें जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है वो 2 होती है भाई। फिर यहाँ पे जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने पार्टिकल्स इसके कम हुए तो वैसे इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इसकी डिक्रीज हुई, है ना। तो अब जैसे कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 है जो कि नॉर्मल है भाई। पर लेकिन अगर हम लोग इसको आगे रिएक्शन कराएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास 120 चला जाता है जो कि एक अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा बाय एसोसिएशन से, तो अब हम लोग बाय डिसोसिएशन भी पढ़ेंगे। बाय डिसोसिएशन में क्या होता है, बाय डिसोसिएशन में होता है कि व्हेन द सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब डिसोसिएशन में क्या होता है, सब्सटेंस एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है कि उसके बाद ये भाई कि एंड इट अंडरगोज आयोनाइजेशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, मतलब जो भी पार्टिकल जो है वो इंक्रीज हुए हैं इन द सोल्यूशन। द आयंस एक्ट एज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से जो भी आयन निकले हैं वो एज अ पार्टिकल ही हमें रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हमारे पास इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, वो इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंड द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करिए।